प्राणियों का वर्गीकरण। ये 10वीं का पाठ है, इसे हम देखते हैं। समानता और असमानताओं पर आधारित प्राणियों के समूह तथा उपसमूह तैयार करना ही प्राणियों का वर्गीकरण कहलाता है। समानता और असमानताओं पर आधारित प्राणियों के समूह तथा उपसमूह तैयार करना ही प्राणियों का वर्गीकरण कहलाता है। प्राणियों का वर्गीकरण करना अति आवश्यक है। इसका कारण ये है, इसका कुछ न कुछ लाभ है। यह है कि प्राणियों का अध्ययन करना आसान होता है। दूसरी बात कि एक ही समूह के सभी प्राणियों के विषय में जानकारी हमें प्राप्त होती है। तीसरा, प्राणियों के उत्क्रांति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। चौथा, प्राणियों को पहचानना आसान होता है और उसमें अचूकता आती है। पांचवा, कि प्राणियों का अन्य सजीवों के साथ होने वाले संबंध समझने में मदद होती है। और छठा ये है कि प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनुकूलन की जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए यही कारण की वजह से ग्रीक के अरिस्टोटल नामक वैज्ञानिक, जो दार्शनिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण किया। उन्होंने शरीर का आकार और उनकी आदतें और अधिवास जैसे मुद्दों पर ध्यान में रखकर प्राणियों का वर्गीकरण किया। और फिर उसके पश्चात उनके सपोर्टर थियोफ्रास्ट, प्लिनी, जॉन रे, लीनियस, ये सब थे। उन्होंने भी इसमें और भी खोज किए और प्राणियों का वर्गीकरण किया, और इस पद्धति को कृत्रिम पद्धति कहा जाता है। उसके पश्चात जब शरीर की रचना संबंधी गुणधर्म, कोशिकाएं, गुणसूत्र, जीव रासायनिक गुणधर्म की जब खोज हुई और उत्क्रांतिवाद आया, तब उस समय डॉक्टर बजंस्की, मेयर और कॉलबूज नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्राणियों के वर्गीकरण को कोशिश किया और ये प्राकृतिक पद्धति कहलाया। ये जो प्राणियों का वर्गीकरण हुआ उसे प्राकृतिक पद्धति करके नाम दिया गया। फिर उसके पश्चात एक और जो माना जाता है पारंपरिक पद्धति, जिसमें मेरुदंड यानी पृष्ठ रज्जु है या नहीं, उसके बारे में ध्यान में रखते हुए प्राणियों का वर्गीकरण किया गया। जैसे कि समपृष्ठ रज्जु प्राणी वह प्राणी होते हैं जिसके जहाँ शरीर को आधार देने वाली लंबी धागे जैसी संरचना होती है, जो प्राणी के शरीर में पृष्ठतल पर होता है। जबकि असमपृष्ठ रज्जु में ऐसे मेरुदंड या लंबे धागे जैसी रचना नहीं पाई जाती है। फिर उसके पश्चात जब हम सजीवों में गए तो सजीवों का यहाँ पर वर्गीकरण शुरुआती दौर में इस प्रकार हुआ कि यहाँ पर सजीव दो भागों में विभाजित, जैसे आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। आदि केंद्र की यानी कि पहले जब पृथ्वी का जन्म हुआ था, उस समय जो भी प्राणी पहले आए थे वो आदि केंद्र की थे, जिसमें केंद्रक नहीं पाए जाते थे।
और फिर उसके पश्चात जब उनमें विकास हुआ तब वह दृश्य केंद्र की यानी केंद्रक उनमें नज़र आने लगे, जिसकी वजह से उन्हें दृश्य केंद्र की प्राणी सजीव कहा जाने लगा। आदि केंद्र की प्राणी को जगत मोनेरा नामक इसमें रखा गया, मोनेरा जगत में रखा गया इन सभी प्राणियों को। और जबकि दृश्य केंद्र की प्राणी आगे चलकर उनका वर्गीकरण एक कोशीय सजीव और बहुकोशीय सजीव में किया गया। एक कोशीय सजीव को जगत प्रोटिस्टा में रखा गया और बहुकोशीय सजीव को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया, कोशिका भित्ति युक्त और कोशिका भित्तिहीन। कोशिका भित्ति युक्त यानी कोशिका के चारों तरफ दीवारें होती हैं, और कोशिका भित्तिहीन जिसके कोशिका के चारों ओर दीवार नहीं पाए जाते। कोशिका भित्ति युक्त दो भागों में विभाजित हुए स्वयंपोषी और उपरपोषी वनस्पति परपोषी सजीवों में। स्वयंपोषी में आने वाले हैं वनस्पति जगत। स्वयंपोषी यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में स्वयं आहार बनाती हैं, इसलिए वनस्पति कहा जाता है, और ये वनस्पति जगत एक नया जगत निर्माण हुआ। परपोषी में इस तरह नज़र नहीं आता, ये कवक जगत करके कहा जाता है। इसमें अपने आहार के लिए जो सजीव है दूसरे पर सजीवों पर निर्भर करते हैं। और यह प्राणी जगत में जो प्राणी जगत है यह भी एक प्रकार का कहा जाता है, कवक जगत भी कहा जाता है। ठीक है। फिर वनस्पति जगत जब हम जाते हैं तो उसका भी दो भागों में विभाजन होता है। एक वनस्पति जगत का सपुष्प वनस्पति और एक होता है अपुष्प वनस्पति। अपुष्प जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते उनका तीन भागों में विभाजन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जबकि जब हम सपुष्प में जाते हैं तो उसमें आवृत्ति बीजी और एक अनावृत्ति बीजी होती है। ऐसे दो भागों में विभाजन होता है, वर्गीकरण होता है। आवृत्ति बीजी में पुनः वापस विभाजन होता है द्विबीजपत्री वनस्पतियाँ और एक बीजपत्री वनस्पतियों में। ठीक है। इस तरह से यह वनस्पति जगत का विभाजन होता है। दूसरी बात, प्राणी जगत में जब हम जाते हैं तो प्राणी जगत में स्थिति कुछ अलग पाई जाती है। उसमें भी दो उप जगत में विभाजन होता है। प्राणी जगत दो उप जगत में, एक उप जगत जो है असंपृष्ठ रज्जु प्राणी और दूसरा है संपृष्ठ रज्जु प्राणी। जब हम असंपृष्ठ रज्जु प्राणी में जाते हैं तो उस समय उसका विभाजन 10 भागों में होता है, जैसे यहाँ दिया गया है। पहला है जो है आदिजीवी, प्रोटोजोआ, छिद्रधारी, पोरीफेरा, आंतरुविहीन जिसको हम सिलिंट्रेटा बोलते हैं, चपटे कृमि पालेथमिंथस, गोल कृमि अस्केलिमिंथस, सखंड कृमि एनालिडा, संधिपाद आर्थ्रोपोडा, मृदुकाय मोलस्का, कांटेदार त्वचा वाले एक्टिनोडर्माटा और अर्धमेरुदंड हेमिकोडर्माटा। ऐसे करके 10 भागों में विभाजन होता है। यह संघ है जिसको हम फाइलम बोलते हैं। फिर उसके बाद यदि हम उपजगत संपृष्ठ में जाते हैं तो उसमें संघ दिया गया है संपृष्ठ रज्जु प्राणी, और ये संपृष्ठ रज्जु प्राणी वापस उपसंघ में विभाजन होता है यूरोकोर्डेटा, सफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। और जब हम देखते हैं वर्टिब्रेटा तो वो वर्ग में विभाजन होता है चक्रमुखी, मत्स्य, उभयचर प्राणी, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी प्राणी। फिर वर्ग का वापस उपवर्ग में विभाजन, जैसे मत्स्य का एक कास्थी मत्स्य, दूसरा है आस्थी मत्स्य करके, ऐसे दो भागों में विभाजन। हाँ, एक बार और बात ध्यान में रखनी है कि जब हम प्राणियों का वर्गीकरण करते हैं तो उस समय इसका एक ऑर्डर होता है। वह यह कि सबसे पहले आपको लिखना होगा जगत, फिर उपजगत, फिर उसके बाद संघ, फिर उपसंघ, वर्ग, उपवर्ग और फिर उदाहरण। मैंने जो कहा ध्यान रखिए वापस।
जगत पॉइंट नंबर 1 में, पॉइंट नंबर 2 उपजगत, पॉइंट नंबर 3 संघ, 4 उपसंघ, 5 वर्ग, 6 उपवर्ग और 7 उदाहरण। कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि उपसंघ नहीं होता है या वर्ग नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, तो उसके जगह हम डायरेक्ट उदाहरण भी लिख सकते हैं। चलिए हम एक एक का एग्ज़ाम्पल लेकर के इसे हम सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं बच्चों कि चलो हमने सबसे पहले हाइड्रा लेते हैं। तो ये जो हाइड्रा है, ये हाइड्रा का हम जब वर्गीकरण करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, तो सबसे पहले ये जानना है कि हाइड्रा में, हाइड्रा जो है वह कहाँ आता है, वह सिलेंट्रेटा यानी आंतरगुहीन यहाँ आता है। तो देखिए ये आंतरगुहीन जो है उसका जो ब्रांच देखिए, यानी ये संघ है, संघ के अंदर ये किस में आता है, उपजगत, असंपृष्ट रज्जु प्राणी और फिर प्राणी जगत में। तो देखिए किस तरह से लाइनिंग गया है। तो सबसे पहले इसके लिए हाइड्रा के लिए आपको क्या लिखना होगा, पॉइंट नंबर 1 में प्राणी जगत, दूसरा उपजगत असंपृष्ट रज्जु, तीसरा संघ में लिखना होगा आपको अंतर्गुहीन या तो सिलेंट्रेटा, फिर उदाहरण हाइड्रा। इस तरह से आपको लिखना होगा और उसकी आकृति भी बनानी पड़ेगी। यदि आकृति पूछा गया है तो नामांकित आकृति बनानी पड़ेगी। अभी एक और उदाहरण है जेली फिश का। जेली फिश भी, ये भी एक सिलेंट्रेटा यानी कि आंतरगुहीन में आता है। तो इसका भी देखिए ब्रांच देखिए, प्राणी जगत, जगत जो है वो प्राणी जगत जो है, दूसरा उपजगत में असंपृष्ट रज्जु प्राणी, तीसरा संघ में आपको आंतरगुहीन लिखना है और उदाहरण जेलीफिश। ठीक है। अभी प्लेनेरिया, प्लेनेरिया किस में आता है, चपटे कृमि में आएगा। तो ध्यान दीजिए, वापस चपटे कृमि का लाइन पकड़िए। सबसे पहले प्राणी जगत, दूसरा उपजगत असंपृष्ट रज्जु, तीसरा संघ में जाइए चपटे कृमि और चौथा फिर उदाहरण लिखिए प्लेनेरिया। समझे? इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। यदि हम लेते हैं तितली, इसका हम ले रहे हैं तितली, तो तितली किस में आता है पहले ये देखिए। तो तितली जो होता है वह आता है इसके अंदर, ध्यान दीजिए अच्छी तरह। तो तितली जो आता है वह संधिपाद में आता है, संधिपाद। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तितली जो है वह संधिपाद में आता है। तो प्राणी जगत, उपजगत असंपृष्ट रज्जु, संघ जो है वह संधिपाद, और संधिपाद में भी आता है एक और वर्ग जिसको हम कीटक बोलते हैं, वर्ग जो है उसका कीटक, और फिर उदाहरण तितली। ये आपको ध्यान में रखना है। एक और आपको उदाहरण देते हैं कबूतर का। अब कबूतर किस में आता है, पक्षी में आता है। तो देखिए पक्षी कहाँ पर, तो जब आप पक्षी में देखेंगे तो पक्षी किसके अंडर में जाता है, कौन से ब्रांच में जाता है, वर्टिब्रा ब्रांच में। फिर उसके बाद में देखेंगे संपृष्ठवंशी, पृष्ठ रज्जु प्राणी, फिर प्राणी जगत, ऐसा। तो ब्रांच पकड़िए। तो प्राणी जगत, दूसरा उपजगत संपृष्ठ रज्जु, तीसरा संघ संपृष्ठ रज्जु प्राणी, और फिर उपसंघ में जाएंगे तो वर्टिब्रा, वर्टिब्रा में जाएंगे तो वर्ग में पक्षी नजर आएगा, और फिर उदाहरण कबूतर लिखना है। बात समझ में? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद चलिए देखते हैं शार्क मछली का क्या होगा वर्गीकरण। तो शार्क मछली सबसे पहले आता किस में है, कहाँ आता है, वो देखिए कास्थी मत्स्य में आता है। मत्स्य जो आप दिख रहे हैं वर्ग, उसी में कास्थी होता है, एक अस्थि होता है मत्स्य। तो कास्थी मत्स्य में आता है। बात समझ में? तो उसकी लाइनिंग को पहचानिए कि कौन से वर्ग में, फिर बाद में कौन से उपसंघ में, फिर संघ, फिर ऐसे ये लाइनिंग को पहचान करके आप लिखिए। तो सबसे पहले प्राणी जगत जो है वो प्राणी, दूसरा उपजगत संपृष्ठ रज्जु, संघ में जाएंगे संघ संपृष्ठ रज्जु, फिर उपसंघ वर्टिब्रा, फिर वर्ग में मत्स्य, और फिर उसके पश्चात उपवर्ग में जो होगा कास्थी मत्स्य। ठीक है। और यदि वैज्ञानिक का नाम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे
स्कॉलियोडॉन साराकोवा, स्कॉलियोडॉन साराकोवा। और फिर इसका सामान्य नाम क्या है? सार्क, उदाहरण सार्क। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। बात समझ में आई? एक और है, अब देखते हैं हाथी के बारे में। हाथी का यदि आपको करना है तो कैसे करेंगे उसका वर्गीकरण? तो हाथी पहले है कहाँ पर, वो हम पहले देखेंगे। तो हाथी है स्तनधारी प्राणी में। तो स्तनधारी प्राणी पहले देखिए कहाँ पर है। तो देखिए स्तनधारी प्राणी ये आपको वर्ग में नज़र आएगा। तो वापस वैसी प्राणी जगत, उप जगत में समपृष्ठ रज्जु प्राणी, संघ में समपृष्ठ रज्जु प्राणी, उपसंघ में वर्टिब्रा, और वर्ग में लिखेंगे क्या? वर्ग में आपको लिखना है स्तनधारी प्राणी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और फिर बाद में उदाहरण आप लिख सकते हैं हाथी। समझ में? तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अभी एक और है, जो एक और उदाहरण आपको देते हैं, छिपकली। अब ये जो छिपकली है वो किस में आता है? तो वो आएगा सरीसृप में। तो इसमें भी वैसे ही प्राणी जगत, उपजगत, समपृष्ठ रज्जु प्राणी, संघ समपृष्ठ रज्जु प्राणी, उपसंघ वर्टिब्रा, और फिर वर्ग आपको लिखना है सरीसृप, और उदाहरण आपका है छिपकली। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कुछ और उदाहरण भी हम देख सकते हैं। सितारा मछली। अब सितारा मछली किस में आता है? कांटेदार त्वचा वाले प्राणी। तो इसमें प्राणी जगत, उपजगत, असंपृष्ठ रज्जु, फिर संघ में कांटेदार त्वचा वाले प्राणी, और उदाहरण सितारा मछली। बात समझ में आई? तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर मेंढक, यदि मेंढक का पूछा जाए तो ये मेंढक किस में आता है? उभयचर प्राणी में। तो देखिए उभयचर प्राणी कहाँ पर है। और फिर वैसे चलिए प्राणी जगत, उपजगत, समपृष्ठ रज्जु, संघ समपृष्ठ रज्जु प्राणी, फिर उपसंघ में वर्टिब्रा, और फिर बाद में वर्ग में आपको लिखना है उभयचर प्राणी, और उदाहरण मेंढक। ये आपको लिखना है। फिर यदि हम एक और देखें, चमगादड़। अब ये चमगादड़ का यदि आपको करना है विभाजन, तो कैसे करेंगे चमगादड़ का? तो सबसे पहले चमगादड़ के बारे में देखिए कि वो आता कहाँ पर है। चमगादड़ का यदि हम देखते हैं तो वह स्तनधारी प्राणी में आता है। अब स्तनधारी प्राणी में ये जब आएगा तो देखिए इसका हम कैसे लिखेंगे? प्राणी जगत, उपजगत समपृष्ठ रज्जु प्राणी, संघ समपृष्ठ रज्जु प्राणी, उपसंघ वर्टिब्रा, और फिर वर्ग स्तनधारी प्राणी। बात समझ में आई? तो इस तरह से आपको लिखना है। छिद्रधारी प्राणी के उदाहरण साइकॉन, यूस्पाजिया, हायालोनिमा, यूप्लेक्लेलल। दूसरा है सिलेंट्रेटा, उसके उदाहरण सी ऑनिमॉन, समुद्र फूल, मैन ऑफ वॉर, जेलीफिश, प्रवाल, जलव्याल, कॉर्लस। फिर देखते हैं चपटे कृमि के उदाहरण लीवर फ्लूक, फीता कृमि, प्लेनेरिया। गोल कृमि के उदाहरण एस्केरिस, फाइलेरिया, लोआ लोआ, आँख का परजीवी जिसे बोलते हैं, फाइलेरिया, हाथी पाँव का परजीवी जिसे कहते हैं। सखंड कृमि में केचुआ, जोंक, नेरिस। संधिपाद प्राणी में उदाहरण देखते हैं केकड़ा, मकड़ी, बिच्छू, गोम, तिलचट्टा, तितली, मधुमक्खी, सतपाद, मच्छर, मक्खी इत्यादि। मृदु कवचधारी प्राणी में उदाहरण देखते हैं सीपी,
मुख मुष्टिशंख, अष्टभुज जिसको हम ऑक्टोपस बोलते हैं। कांटेदार त्वचा वाले प्राणी के उदाहरण सितारा मछली, सी अर्जित, सी कुकुम्बर, ब्रिस्टल स्टार। फिर हम देखते हैं समी रज्जुमंत प्राणी संघ, इसके उदाहरण देखते हैं बेलनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस। चक्रमुखी प्राणी वर्ग के उदाहरण पेट्रोमाइजोन और मैगजिन। मत्स्य प्राणी वर्ग के उदाहरण हैं जैसे राहु, स्कोलियोडॉन, पापलेट, समुद्री घोड़ा, शार्क, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंगरे। फिर उभयचर प्राणी के उदाहरण हम देखते हैं मेंढक, टोड, सैलमेंडर, टी फ्रॉग, इक्विऑपस। फिर सरीसृप प्राणी के उदाहरण देखते हैं कछुआ, छिपकली, सांप, गिरगिट। पक्षी के मोर, तोता, कबूतर, बत्तख, पेंगुइन। स्तनधारी प्राणी के लिए उदाहरण है मानव, कंगारू, डॉल्फिन, वटवा घुड़। गाय, बैल, हाँ, चमगादड़, ठीक है, ये सब इसके उदाहरण हैं। रॉबर्ट विटाकर की पंच जगत पद्धति के अनुसार सभी बहुकोषीय प्राणियों का जो समावेश होता है उसका जो वर्गीकरण होता है उन्होंने 5 तरीके बताए। उनमें से पहला जो तरीका है जगत प्राणी, दूसरा शरीर संगठन, तीसरा है शरीर सम्मिति, चौथा है देव गुहा और पांचवा है प्राणी संघ। इन 5 पद्धतियों के अनुसार रॉबर्ट विटाकर ने प्राणियों का वर्गीकरण की कोशिश की। और दूसरी बात, एक और चीज़ जो जानना है कि जैसे जगत, कोई भी जो प्राणी आता है तो जगत में आता है तो उसे प्राणी जगत लिखते हैं। और शरीर संगठन की बात करते हैं तो शरीर संगठन में कोशिका स्तर, उत्तक और अंग या अंग स्थान के हिसाब से होता है। और तीसरा जो शरीर सम्मिति है उसमें शरीर जो प्राणियों के होते हैं वो 3 प्रकार के असीमित, अरीय और एक द्विपार्श्व सम्मिति होती है। और चौथा जो होता है देह गुहा, देह गुहा के भी 3 प्रकार के प्राणी होते हैं, देह गुहाहीन शरीर, दूसरा नकली देह, तीसरा सत्य देह गुहा वाला शरीर। और चौथा जो आपको जानना है प्राणी संघ, जो 5वां जो भाग है जो बोलते हैं प्राणी संघ के बारे में, उसमें जो आते हैं प्राणी जो आते हैं छिद्रधारी, आंतरगुहीन, चपटे कृमि, गोल कृमि, सखंड कृमि, संधिपाद, मृदुकाय, कवचधारी, कांटेदार त्वचा वाले प्राणी, समीर रज्जु मंत प्राणी, संपृष्ठ रज्जु प्राणी। ये जो प्रकार हैं प्राणी संघ में इसमें आए हैं। अभी जैसे उदाहरण के लिए हम कभी कोई एक उदाहरण लेते हैं जैसे कांटेदार त्वचा वाले प्राणी, तो ये किस में आता है, ये सत्यदेव गुहा वाले शरीर में आएगा। उसका जो विभाजन है किस में जाता है, द्विपार्श्व समिति में जाता है। द्विपार्श्व समिति से किस में, उत्तक और अंग अंग स्थान में। और फिर बाद में वो जगत में देखा जाए तो प्राणी जगत में आता है। तो इस तरह से उसका ऐसा विभाजन होता है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में आपको चलना है तो आप इस प्रकार का विभाजन कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार से बोलते हैं प्राणियों का जो है वह वर्गीकरण होता है। यह भी एक तरीका, एक ये नया मॉडर्न तरीका